मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ 15 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच खुला। प्राइस बैंड 1014 रुपये से 1065 रुपये तय हुआ और कुल इश्यू साइज लगभग 451 रुपये करोड़ है, जिसमें 250 रुपये करोड़ का फ्रेश इश्यू और 201 रुपये करोड़ का ऑफर फॉसिल शामिल है। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर प्रस्तावित है और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन 14 शेयर यानी 1 लॉट का रहा। यह केवल प्राथमिक जानकारी है। हमारा फोकस अब कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स पर रहेगा ताकि आप इस बिजनेस को समझकर लंबी अवधि की दृष्टि से विश्लेषण कर सकें। मिडवेस्ट लिमिटेड हैदराबाद मुख्यालय वाली नेचुरल स्टोन कंपनी है जो माइन से मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन में काम करती है। मतलब यह कंपनी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट तक हर चरण को खुद मैनेज करती है। इसका सबसे बड़ा और पहचाना जाने वाला उत्पाद ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट है, जो एक प्रीमियम वैरायटी है और भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश के एक सीमित क्षेत्र तक सिमटी हुई है। इस वैरायटी में मिडवेस्ट की नेतृत्वकारी हिस्सेदारी कंपनी को 2 तरह का फायदा देती है। पहला, सप्लाई साइड पर बेहतर कंट्रोल और क्वालिटी स्टैंडर्ड। दूसरा, प्राइसिंग पावर जो प्रीमियम सेगमेंट में रियलाइजेशन को सपोर्ट करती है। कंपनी एब्सोल्यूट ब्लैक और टैन ब्राउन जैसी अन्य ग्रेनाइट वैरायटीज भी निकालती और प्रोसेस करती है, जिससे पोर्टफोलियो में विविधता आती है। कंपनी का ऑपरेशनल सेटअप दक्षिण भारत के कई राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला है। माइनिंग एसेट्स के अलावा कंपनी के पास प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं, जहां ड्रेस्ड ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कटिंग और पॉलिशिंग के बाद स्लैब्स या अन्य फिनिश्ड उत्पादों में बदला जाता है। यह इंटीग्रेशन, क्वारी से ब्लॉक निकालना, अपनी प्रोसेसिंग में वैल्यू ऐड करना और फिर ग्लोबल कस्टमर्स तक सप्लाई करना कई फायदे देता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट और हैंडलिंग लॉस कम होते हैं, क्वालिटी कंसिस्टेंसी बेहतर रहती है और डिलीवरी टाइम पर नियंत्रण मिलता है। एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में जहां कई प्लेयर्स केवल एक हिस्से में काम करते हैं, मिडवेस्ट का वर्टिकल इंटीग्रेशन इसे स्ट्रक्चरल एडवांटेज देता है। रेवेन्यू प्रोफाइल देखें तो कंपनी की आय का अधिकांश हिस्सा नेचुरल स्टोन सेगमेंट से आता है, खासकर ब्लॉक और स्लैब्स की बिक्री से। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होने के कारण इसका कस्टमर बेस इंटरनेशनल है और कंपनी 17 देशों तक सप्लाई करती है। चीन, इटली और थाईलैंड इसके मुख्य बाजार हैं। चीन का रोल यहाँ दिलचस्प है। यह ग्रेनाइट ट्रेड का एक बड़ा रिडिस्ट्रीब्यूशन हब है, जहाँ से ग्लोबल डिमांड की पूर्ति होती है। इंटरनेशनल रीच कंपनी को वॉल्यूम और प्राइसिंग दोनों में मौके देती है, लेकिन साथ साथ जियोग्राफिक कंसंट्रेशन का रिस्क भी जोड़ती है, जिसे हम आगे विस्तार से कवर करेंगे। अब बात करते हैं फंडामेंटल नंबरों की, जो कंपनी की क्वालिटी और स्केल का संकेत देते हैं। FY25 में कंपनी की कुल आय लगभग 643 रुपये करोड़ रिपोर्ट हुई और उसी वित्त वर्ष में पैट यानी लाभ लगभग 133 रुपये 30 पैसे करोड़ रहा। एबिटा लगभग 171 रुपये 80 पैसे करोड़ के स्तर पर था। पिछले 3 वर्षों के ट्रेंड से यह समझ आता है कि रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में अपेक्षाकृत तेज सुधार हुआ, यानी मार्जिन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेहतर हुई है। यह बात नेचुरल स्टोन जैसे कमोडिटी लिंक्ड बिजनेस में महत्वपूर्ण है, क्योंकि रियलाइजेशन और वॉल्यूम साइकिल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन मार्जिन में कुशन देते हैं। कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाई जाने वाली रकम का उपयोग स्पष्ट रूप से कैपेक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस करके प्लान किया है। सबसे बड़ा अलोकेशन क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट के फेज एक्सपेंशन में जाएगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्वार्ट्ज इंजीनियर्ड स्टोन, सोलर ग्लास और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वैल्यू एडेड सप्लाई चेन से जुड़ा सेगमेंट है, जिसमें ग्रोथ और बेहतर प्राइसिंग डायनामिक्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स खरीदेगी। ये न केवल फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, बल्कि ESG प्रोफाइल और ऑन साइट एफिशिएंसी भी सुधारते हैं। चुनिंदा माइंस पर सोलर इंटीग्रेशन से ऊर्जा कास्ट कम करने और कार्बन फुटप्रिंट घटाने का उद्देश्य है। कुछ रकम डेट रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए भी रखी गई है, जिससे बैलेंस शीट पर लेवरेज प्रोफाइल में मध्यम सुधार की गुंजाइश बनती है। अब वैल्यूएशन पर संतुलित नजर डालते हैं। अपर प्राइस बैंड पर यह इश्यू अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर आता है, यानी तुलना में निकटतम सूचीबद्ध पीयर के मुकाबले उच्च PE और EV एबिटा। प्रीमियम वैल्यूएशन का तर्क कंपनी के लीडरशिप पोजीशन, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, रेयरिटी ड्रिवन प्रोडक्ट और बेहतर रिटर्न प्रोफाइल से जुड़ा हो सकता है।
पर इससे निवेशकों के लिए एंट्री पॉइंट पर कंफर्ट का सवाल भी उठता है कि भविष्य की कमाई और कैश कन्वर्जन इस प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग का सेंटीमेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा से प्रभावित होता है, लेकिन लंबी अवधि के रिटर्न्स अंततः बिजनेस एग्जीक्यूशन, कैपेक्स की रैंप अप, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी और कैश फ्लो डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं। कंपनी की प्रतिस्पर्धी बढ़तों को थोड़ा और खोलकर देखें तो पहला फैक्टर है रैरिटी बेस्ड मार्केट लीडरशिप। ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की सीमित जियोलॉजिकल उपलब्धता और मिडवेस्ट का वहां पर मजबूत रिसोर्स होल्डिंग तथा ऑपरेटिंग हिस्ट्री, ये सब एक तरह का मोट बनाते हैं, क्योंकि सप्लाई साइड कंट्रोल और क्वालिटी कंसिस्टेंसी से प्राइसिंग बेहतर रहती है। दूसरा फैक्टर है वर्टिकल इंटीग्रेशन, खुद की क्वारी, खुद की प्रोसेसिंग और स्थापित डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तीसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी यूज और प्रोसेस इनोवेशन, कस्टमाइज्ड डायमंड वायर कटिंग, ऑटोमेशन, ड्रिवन रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी चीजें ऑपरेशंस को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाती हैं। चौथा, क्वार्ट्ज और डायमंड वायर जैसे सेगमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन, जो भविष्य में रेवेन्यू मिक्स को बैलेंस कर सकता है और केवल ग्रेनाइट साइकिल पर निर्भरता घटा सकता है। जोखिमों की ईमानदार चर्चा करना उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क नेचुरल स्टोन रिजर्व्स की अनिश्चितता है। जियोलॉजिकल वेरिएबिलिटी के चलते क्वालिटी और रिकवरी उम्मीद के मुताबिक न भी हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग कैपिटल कॉस्ट बढ़े या रियलाइजेशन घटे तो कुछ रिजर्व्स इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहते। दूसरा, कस्टमर कंसंट्रेशन, यदि शीर्ष ग्राहकों पर निर्भरता अधिक है और उनमें किसी कारण से डिमांड ड्रॉप या पेमेंट साइकिल की समस्या हुई तो कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। तीसरा, जियोग्राफी कंसंट्रेशन, चीन जैसे बाजार पर उच्च निर्भरता नीति, डिमांड या लॉजिस्टिक्स शॉक की स्थिति में वॉल्यूम और प्राइसिंग को प्रभावित कर सकती है। चौथा, रेगुलेटरी रिस्क, माइनिंग एक रेगुलेटेड गतिविधि है जहां लीज रिन्यूअल, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट जैसे कारक बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए संवेदनशील रहते हैं। पांचवां, वैल्यूएशन रिस्क, यदि इश्यू प्रीमियम पर प्राइस्ड है तो अपेक्षाकृत अधिक अर्निंग्स डिलीवरी की जरूरत होगी। कोई भी ऑपरेशनल मिस या कैपेक्स रैंप अप में देरी मार्केट रेटिंग का कारण बन सकती है। अब एक इन्वेस्टमेंट थीसिस को जोड़कर देखें तो मिडवेस्ट का नैरेटिव लंबी अवधि के निवेशक के लिए 3 ठोस बातों पर टिका है। पहला, स्ट्रक्चरल लीडरशिप, ब्लैक गैलेक्सी जैसे रैरिटी ड्रिवन सेगमेंट में मजबूत पोजीशनिंग जो प्राइसिंग और रियलाइजेशन को सपोर्ट करती है। दूसरा, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, माइनिंग से प्रोसेसिंग तक खुद कंट्रोल होने के कारण क्वालिटी और कॉस्ट पर पकड़, जिससे मार्जिन सस्टेनेबल बनते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन और एफिशिएंसी ड्राइव, क्वार्ट्ज कैपेक्स, डायमंड वायर टूलिंग, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स और सोलर इंटीग्रेशन जैसे कदम जो भविष्य में रेवेन्यू मिक्स बैलेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की दिशा में मदद करेंगे। इस नैरेटिव के दूसरी तरफ वैल्यूएशन का प्रीमियम, कस्टमर जियोग्राफिक कंसंट्रेशन और रिजर्व निश्चितता जैसे रिस्क हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशक को एंट्री पॉइंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और अपने रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप निर्णय लेने की जरूरत होगी। खास तौर पर क्वार्ट्ज फेज की रैंप अप, एक्सपोर्ट डिमांड का ट्रैक, कैश फ्लो कन्वर्जन, वर्किंग कैपिटल साइकिल सहित और बैलेंस शीट पर लेवरेज के बदलाव, इन संकेतकों पर अगले 4-6 क्वार्टर्स में नजदीकी नजर रखना समझदारी होगी। लघु अवधि में लिस्टिंग डे पर प्राइस मूवमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जिस निवेशक का समय क्षितिज लंबा है उसके लिए असली सवाल यही है कि क्या कंपनी अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स, माइन टू मार्केट इंटीग्रेशन, रैरिटी ड्रिवन पोजीशनिंग, डाइवर्सिफिकेशन और एफिशिएंसी को लगातार प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो में बदलती रहती है। अगर ऐसा होता है तो प्रीमियम वैल्यूएशन समय के साथ जस्टिफाई हो सकता है, यदि नहीं तो रीरेटिंग का रिस्क मौजूद रहेगा। इसलिए निर्णय लेते समय फैक्ट बेस्ड अप्रोच रखें, अगले कुछ क्वार्टर्स की ऑपरेशन डिलीवरी पर ध्यान दें और पोर्टफोलियो के भीतर एक्सपोजर को अपनी समग्र रणनीति के अनुरूप सीमित रखें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।